हेलो एंड वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है। तो आज इस पोर्शन का प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, तो जो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जो हमारी कल की क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उस चीज़ को देख लीजिए, तो उसके बाद इस क्लास पे आइए, क्योंकि उसमें दो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सिस्टम्स विथ वेरिएबल मास। अभी तक हम बात करते थे सिर्फ किस चीज़ की, जिसमें मास फिक्स्ड रहता था, सिर्फ वहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही थी, यानी कि एक्सेलरेट या डिसेलरेट हो रहा था। तो इसके लिए अगर मैं पहले हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिकॉल करूंगा, इसके लिए क्या रहता है, एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर पी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सिंस पी इज इक्वल टू एम वी, फिर क्या हो रहा है हमारा, एफ नेट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी आर एम वी, विच इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो हम क्या पहले क्या करते थे, फॉर वेरिएबल मतलब जहाँ पे हमारा फिक्स्ड मास रहता था, तो हम बोलते थे ये जो डी एम अपॉन डी टी है ये जीरो के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वेरिएबल अभी दोनों है, मास भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, यानी कि विद टाइम मास हमारा चेंज हो रहा है। तो इसके लिए ये सेकंड लॉ है हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, रॉकेट, रॉकेट का। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, एक्चुअल में रॉकेट जो होता है उसमें फ्यूल रहता है। तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ, तो उसका जो फ्यूल होता है वो मतलब कम हो जाता है। एक टाइम आता है जब पूरा फ्यूल एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, या अगर हम एयरक्राफ्ट की अगर बात करेंगे, ठीक है, उसका भी मास चेंज हो रहा है। या अगर हम दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं तो उसमें भी वो चीज़ भी है। या अगर हम सिंपल एक बैलून लेंगे उसमें भी ये चीज़ है। ठीक है, तो अब जनरलाइज हम यहाँ पे एक केस लेंगे रॉकेट का, तो सारी चीज़ों के लिए इसी तरीके से होगा। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। लेट अस सपोज कंसिडर अ रॉकेट। ठीक है, ये हमारा रॉकेट है। लेट अस सपोज, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, तो एट टाइम टी, टाइम टी को मैं कंसिडर करूंगा, जो मास है अभी तक स्टार्ट मोशन नहीं हुई है। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो लेट अस सपोज इसका जो मास है, मास विल बी इक्वल टू एम नॉट। लेट अस स्टार्ट, स्टार्ट में इसका मास कितना है, एम नॉट। और लेट अस सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू वी नॉट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई अभी तक। तो ये जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ है, और जो वेलोसिटी है गैसेस की, देखो गैसेस की जो वेलोसिटी है, गैसेस किस तरीके से एग्जॉस्ट करेंगे, पीछे से बाहर की तरफ। मतलब अगर हमारी मोशन इस साइड में है, अगर इस साइड में हमारी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, वेलोसिटी ऑफ
रॉकेट, तो यहां पे इस साइड में वेलोसिटी किसकी होगी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, यहाँ इसको जेट वेलोसिटी, जेट बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अभी लेट अस सपोज कोई टाइम इंटरवल टी हम कंसिडर करते हैं, टी, ठीक है। लेट अस सपोज इस टाइम इंस्टेंट में वेलोसिटी v होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी vg गैसेस की, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे मास हमारा है m, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज इसमें एक इंक्रीमेंट देते हैं dm की, तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास जैसे हम इंक्रीमेंट देंगे वेलोसिटी में, यहाँ टाइम t प्लस कुछ टाइम हो रहा है, ठीक है, t प्लस dt कुछ टाइम के बाद, तो थोड़ा मास बाहर आएगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी v प्लस dv, ठीक है। तो मास में क्या होगा, लेकिन मास में डिक्रीज होगी, मास में डिक्रीज आए मतलब कम हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट आएगी, डिक्रीमेंट आएगी, ठीक है, m माइनस डी एम। मैं फिर से एक बार और रिपीट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ इसी के ऊपर है, ठीक है। पहला चीज क्या है हमारा, हमने टाइम t इक्वल टू 0 टाइम, यानी कि 0 जब रेस्ट में है, या मतलब कोई और चीज लेंगे, मतलब ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, रॉकेट हम कहाँ से, फाइटर जेट से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम वेलोसिटी v नॉट है, मास इसका m नॉट है, टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके बाद हम कोई इंस्टेंट कोई टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी जहां पे हम इंटरेस्टेड है, लेट अस सपोज वो टाइम t है, उस टाइम हमारी वेलोसिटी जो v है और मास जो हमारा m है, ठीक है। अब उसमें एक इंक्रीमेंट, उसके बाद थोड़ा सा टाइम के बाद t प्लस डी टी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो चेंज होगी, आप प्लस या माइनस होगी, वो डिफरेंट कहानी है, हम यहाँ पे जनरली dv लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, m माइनस डी एम, क्योंकि उसके बाद मतलब पहले क्या था, एक पॉइंट निकला था, फिर 2 3 इस तरीके से 4 यूनिट डैश 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 यूनिट्स निकले, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन किसकी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से जब रिएक्शन मिल रहा है नीचे, तो ये पुश कर रहा है आगे, ठीक है। मैं सपोज इसको दीवार को अगर मैं ऐसे मारूंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा पीछे, या अगर कोई बंदा आके मुझे पुश करता है, तो मैं अगर यहाँ से, वो अगर मुझे जोर से पुश करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल नीचे फेंकते हो तो ऊपर की तरफ आती है, तो उसी तरीके से ये भी एप्लीकेशन है उस थर्ड लॉ की। अब हम जाएंगे हम अपने कंजर्वेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है हमें, लीनियर का कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस अगर लेंगे हम, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे एम वी इज इक्वल टू, ठीक है, एक साइड का जो भी है m माइनस डी एम, ये जो छोटा सा है v प्लस डी वी, ठीक है, और प्लस डी एम इंटू माइनस वी जी। वो क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया इस तरीके से माइनस वी जी, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी जो है एग्जॉस्ट गैसेस की, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस नीचे की तरफ है। तो मैं अगर इस चीज को देखूंगा, सिर्फ इसमें इतना ही है टोटल, अगर आप इस चीज को समझोगे कि ये किस तरीके से लिखा, देखो ये जो लीनियर मोमेंटम है वो मैंने उस इंस्टेंट का लिखा है जहां पे हम इंटरेस्टेड थे, और ये किसका मोमेंटम है, ये ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, एम वी इज इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एम वी प्लस एम टी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस
डी एम वी जी। ठीक है, अभी तक क्लियर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, एम वी और एम वी हो गया कैंसल। अब देखो यहाँ पे डीएम और डीवी ये दोनों डिफरेंशियल है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब जो लेस देन नंबर लेस देन वन होते हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिक्रीज हो रहे हैं। ये ऑलरेडी इतना छोटा है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिंस डीएम एंड डीवी आर वेरी स्मॉल, hence their product can be easily neglected। तो हमें क्या मिलेगा फिर, 0 इक्वल टू एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम। ठीक है, तो यहां तक हमें पूरा ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एम डी वी इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव है तो इनको साइड में करूंगा, इस साइड में करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है डीएम, तो मैं लिखूंगा v प्लस वी जी इंटू डीएम। ठीक है, अभी तक क्लियर है यहाँ तक सारा कुछ। ठीक है, तो अब देखो जब स्पेस में हम जाते हैं तो वहां पे जब जमीन से काफी दूर जब जाते हैं स्पेस में तो वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड मतलब इररेलेवेंट होती है, क्योंकि वहां पे कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से क्या हो रहा है। तो वहां पे जो हम वेलोसिटी लेते हैं रिलेटिव टू, हम वो लेंगे रिलेटिव टू लाइक एयरक्राफ्ट, या यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रॉकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वो वाली वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस इन स्पेस the velocity of exhaust gases with respect to Earth becomes irrelevant, hence we take reference as rocket itself। ठीक है, तो अब अगर हम ये ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर लेंगे यहाँ पर v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू, ये हम लेंगे एजम्पशन, या हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर, क्योंकि हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है गैसेस की वो हम u माइनस यू लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को अब पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट वी गेट एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। ठीक है, अभी तक सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक, तो अभी हम सिंपली बस इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन एम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन की, वो हम ढूंढेंगे। फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, integrating to can give us the velocity of rocket। ठीक है, तो फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या क्या रहेंगी, एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू वी नॉट एंड m इज इक्वल टू एम नॉट, ये हमें पता है, हमने पहले ही बताया। एट
t इज इक्वल टू टी, v इज इक्वल टू v एंड m इज इक्वल टू m, या कुछ भी रखो जो भी आपको सही लगे। हम क्या करेंगे फिर, देन सेकंड कैन बी इंटीग्रेटेड एज फॉलोज। इस तरीके से इंटीग्रल dv, v कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, v नॉट टू v, यानी कि v नॉट टू v इज इक्वल टू माइनस यू, या हम इस तरीके से लेंगे, कौन कौन सा है अभी, dm अपॉन m, यानी कि m नॉट टू m माइनस यू dm अपॉन m। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे टू स्टार यहाँ पे रखा मैंने, टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव साइन वी इंटरचेंज द लिमिट्स। तो यहाँ पे जो माइनस है इसको मैं खत्म करूंगा, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, इसके बदले में क्या करूंगा, m जो है उसको m नॉट की जगह, मतलब यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट की जगह ले जाऊंगा, तो उसकी वजह से माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला साइड बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, v नॉट टू v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल m टू m नॉट u dm अपॉन m। तो मैं अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, मेरा क्या आएगा फिर, v इंटीग्रल फ्रॉम v नॉट टू v इज इक्वल टू u ln ऑफ m फ्रॉम m टू m नॉट। अब ये मेरा क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू u इंटू ln ऑफ m नॉट माइनस ln ऑफ m। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln इज इक्वल टू लॉग e, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, ये कॉमन लॉग नहीं है, इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v माइनस v नॉट, या v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u ln ऑफ m नॉट अपॉन m। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहा वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द velocity of rocket at any instant of time। नाउ इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम। ठीक है, सम स्पेशल केसेस। पहला क्या है, इफ rocket is at rest at t is equal to 0, that means rocket being launched from the surface of the earth। ठीक है, तो पहले कोई रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स v naught will be equal to 0, hence v will be equal to u ln of m naught upon m। ठीक है,
तो यहाँ हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 2.303 log 10, कॉमन लॉग जिसको बोलते हैं, m नॉट अपॉन m। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हैं फिर, v इज इक्वल टू 2.303 u log 10 इंटू m नॉट अपॉन m। ठीक है, तो ये दूसरा क्या चीज क्या लिखूंगा मैं, दूसरा when all the fuel is exhausted by the rocket, तो इसको हम बोलेंगे burn out velocity। यानी कि जो सारा जो मास खत्म हो गया, जो सारा जो इसका फ्यूल होगा वो खत्म हो गया, अब मास क्या बचा फिर, लेट द मास एट बर्न आउट, यानी कि व्हेन ऑल द fuel is burnt, B mb and V is equal to Vb, फिर हो गया, then V will be equal to U ln of m naught upon mb, और लिख सकता हूँ मैं, और Vb will be equal to 2.303 u ln of m नॉट अपॉन mb। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी हमें यहाँ पे। तो अब इसके बाद एक और चीज इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, थ्रस्ट इक्वेशन, जो हमें एक्चुअली कल के लेक्चर में इंक्लूड करनी थी, लेकिन कल उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाए लेक्चर में, तो आज मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। थ्रस्ट इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं जो ये थ्रस्ट इक्वेशन है मैं ये एयरक्राफ्ट इंजन के लिए डिराइव करूंगा, ताकि आपका दोनों पोर्शन इसमें, क्योंकि उसको फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे मॉडिफाई करना है जो हमें रॉकेट के लिए काम आए। ठीक है, लेट अस कंसिडर यहाँ पे ये हमारा इंजन है एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट इंजन। मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या होता है दोनों इंजन्स में। तो जेट इंजन है, या इसको बोलते हैं जेट इंजन भी बोल सकते हैं, टर्बो जेट भी बोल सकते हैं, टर्बो फैन जो भी। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज एयरक्राफ्ट जो है वो किस स्पीड से जा रहा है, VA से, एयरक्राफ्ट की स्पीड VA है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज कंसिडर करनी है आपको, जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी जो होती है वो हम कंसिडर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर एट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो हम वहां पे ये नहीं देखते कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी कितनी स्पीड है, हम वहां पे देखते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू इट इज सराउंडिंग एयर, फ्री स्ट्रीम उसको बोलते हैं, फ्री स्ट्रीम एयर, उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लेंगे। तो एक्चुअल में ये जो VA है ये इस एयर की स्पीड है, ठीक है, जो एंटर कर रहा है इस इंजन को, इंजन इनलेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनलेट ऑफ इंजन, यहाँ पे लिखूंगा इसको एग्जॉस्ट ऑफ इंजन। तो यहाँ से एग्जॉस्ट ये गैसेस करेगा। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये जो हवा है, हवा जो ये अंदर ले रहा है, उसका मास जो है, मास फ्लो रेट
m डॉट ए, ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको मास फ्लो रेट क्या होता है। m डॉट ए ईयर ए पर सेकंड इतने केजीज, m डॉट ए केजी पर सेकंड ये इनटेक कर रहा है, ठीक है, और फेंक कितना रहा है यहाँ पे m डॉट ई केजी पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतने केजी, m डॉट ई केजीज, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये जो ये गैस फेंक रहा है इसकी स्पीड है वी, और इसकी देखो अब ये मैंने क्या बताया आपको, रिलेटिव टू एयर है, तो दैट मीन्स कि जो जहाज की स्पीड होगी वही हवा की होगी, जो हवा इसमें एंटर कर रहा है, तो दैट मीन्स वी ए है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम सिनेरियो, पहले मैं आपको बताऊंगा मास फ्लो रेट क्या होता है। मास फ्लो रेट it is the amount of mass flowing in unit time then and is represented, यानी कि m dot is equal to mass upon टाइम, तो दैट मीन्स kg पर सेकंड। तो ये फार्मूला जो होता है ये होता है m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी। रो जो होता है वो डेंसिटी होता है, डेंसिटी, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी होता है वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे भी आप लिखेंगे। तो अब अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा स्कीमेटिक बनाऊंगा यहाँ पे, जिस तरीके से जिससे आपको समझ में आएगा। नाउ थ्रस्ट इक्वेशन can be written as net forces acting on the aircraft। तो समेशन होगा किनका, फोर्सेस का, ठीक है। अभी हमारा क्या क्या फोर्स है, देखो हम क्या लिखते थे, पहले क्या लिखते थे हम, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे kg पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, तो दोनों चीजें सेम ही हो गई ना, सेकंड स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे फोर्सेस को यहाँ पे वी हैव below forces involved क्या क्या है, फर्स्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस एफ जी, मैं लिखूंगा m डॉट ई वी ई, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया। सेकंड फोर्स क्या है यहाँ पर, ड्यू टू एयर इनटेक एफ ए लिखूंगा मैं माइनस m डॉट ए वी ए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो एक और चीज है यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या है, पीई। लेट अस सपोज अभी जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे उस टाइम मैं इस चीज को पूरा क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और बाहर का जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है।
अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे मैं कितना प्रेस कर रहा हूँ इसको, तो वो उतना प्रेशर है, ठीक है। फोर्स इतना अभी याद रखो कि फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल, ये जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मुझे अगर फोर्स अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मुझे लिखना पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू पी इंटू ए। अब P कौन सा है, P है, यानी कि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है पी ई माइनस पी ए। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, थर्ड वाला फोर्स यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस एफ पी, इट विल बी इक्वल टू पी ई माइनस पी ए, ठीक है। अब एरिया कौन सा है, ये वाला है एग्जॉस्ट एरिया, ए ई। तो अभी हमारे पास कितने फोर्सेस आ गए, 3, 1 2 और 3। तो ये मिलकर क्या देते हैं हमें, थ्रस्ट। हेंस द नेट फोर्स which is thrust can be written as, क्या लिखेंगे, T will be equal to m dot e v e, ये हो गया ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस, माइनस m dot a v a, ये हो गया ड्यू टू इनटेक, प्लस p e माइनस p a इंटू a e। तो इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट इक्वेशन, ये जनरलाइजर है। इक्वेशन A is known as thrust equation of an aircraft। तो अब मैं बताऊंगा इसको हम किस तरीके से रॉकेट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस, ये जनरलाइज्ड थ्रस्ट इक्वेशन है, ठीक है। स्पेशल केसेस फर्स्ट, फॉर रॉकेट तो आपने अगर रॉकेट को देखा होगा, उसमें कोई इनटेक वगैरह नहीं होता है, जिसमें उसमें क्या होता है कि देखो एयरक्राफ्ट का इंजन जो है वो हवा कंटिन्यूअसली फ्लो लेता रहता है, तभी जाके उसमें कंबशन होता है, उसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। जो रॉकेट का इंजन होता है उसमें ऑलरेडी उसी में रहता है, ठीक है, फील्ड रहता है उस तरीके से। यहाँ पर ये जो सपोज मानेंगे, इसमें मतलब फ्यूल भी और ऑक्सीजन भी इसी में रहता है, तो मतलब इसमें इनटेक नहीं रहता है, देयर इज नो इनटेक। फिर क्या होता है, देन T विल बी इक्वल टू, यानी कि m डॉट ए इज इक्वल टू 0। सो मैं क्या लिखूंगा फिर, T इज इक्वल टू m डॉट ई वी ई प्लस पी ई माइनस पी ए इंटू ए ई, ये हो गई रॉकेट के लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या लिखूंगा मैं, व्हेन पी ई एंड पी ए आर इक्वल, फिर क्या हो गया, देन T will be equal to m dot e v e minus m dot a v a। तो ये वाला पार्ट जो है P माइनस पी ए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर रॉकेट T will be equal to m dot e v e। तो ये हमारी रॉकेट इक्वेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो मैंने देखे हैं अभी तक, वो
इस इक्वेशन के ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो कहाँ से क्या आता है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना ज़रूरी है, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। अभी इसमें एक और छोटी चीज़ बची हुई है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, concurrent forces। तो लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है, इसमें एक, दो या दो से ज्यादा F1 F2 एक सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंकरेंट फोर्सेस। द फोर्सेस which are acting at the same point, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट आर कॉल्ड concurrent forces। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके रख लीजिए। हाँ, अब हम यहाँ पे पहले ये चीज लिखेंगे, फिर बाद में नोट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब मैकेनिक्स में क्या रहता है? मीन्स नेट फोर्स इज जीरो। यानी कि अगर मैं बताऊं मेरे दो हाथ है, ठीक है, तो मैं अभी दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रही, ना इधर में जा रहा हूं ना इधर, बिल्कुल रुके हुए हैं। तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे? जीरो। ना तो इधर जा रहा है ना इधर फोर्स, लेकिन लग रहा है दोनों साइडों से, लेकिन हिल ना इस साइड रहा है ना इस साइड रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। तो अब इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब, नोट, इन इक्विलिब्रियम body can be in rest or in uniform motion। in both cases acceleration is equal to zero। यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन जब जीरो है, F इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ई। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स की फोर्स, जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो उसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने अचीव कर ली है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं, कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो बॉडी रुकी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो कंटिन्यूअसली जा रहा है तो वहां पे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में। ठीक है, तो बॉडी कैन बी इन मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अंडर यहाँ पे हाईलाइट किया। अभी यहाँ पे एक और चीज है, लेमीज थ्योरम, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे हैं। लेमीज थ्योरम,
ये हमारे क्वेश्चंस में आगे काम आएगी, ठीक है। तो मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा। ये क्या बताती है, सपोज ये मेरे 3 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3। ये मेरा एंगल है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो लेमीज थ्योरम क्या बताती है, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इस F1 को कंसिडर करूंगा, ये बताती है कि ये दो प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस F1 एंड गामा, मतलब एक फोर्स और दोनों उसके बगैर जो दो फोर्सेस है उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि F1 अपॉन साइन ऑफ गामा इन दोनों का इज इक्वल टू F2। देखो अब मैंने F2 को लिया, अब मैं F2 के साथ जो भी एंगल बन रहे हैं उन दोनों को नहीं, F1 और F3 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन ले रहा हूं, साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। तो ये लेमीज थ्योरम, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे इस पोर्शन का एंड है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, जितनी चीज़ें मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे कवर की है, लाइक JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके बगैर अगर आपको और भी कोई चीज़ लगी हो जो मैंने नहीं पढ़ाई हो इसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे जिसमें आता है फ्रिक्शन और आता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा एंड हो जाएगा इसका लॉज ऑफ मोशन का। तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं अगेन फिर से ये चीज़ बताऊंगा कि जो कल की क्लास थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 34 जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नीट JEE दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको स्किप मत करना, उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये हमारा एंड है आज के लेक्चर का। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। थैंक यू, सी यू सून।